कैसे हैं दोस्तों एक 8 साल का बच्चा स्कूल से लौटते हुए जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। उसके दोस्तों को लगा कि उसके अंदर भूत घुस गया है। 25 साल का नौजवान जिसका गुरुकुल में मन नहीं लगा और भागकर गंगोत्री के पास चला गया। 10,000 करोड़ की कंपनी का मुखिया, जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि सबसे पहले जिसने उन पर भरोसा दिखाया, उसने और उसके साथी ने पहला मौका लगते ही उन्हीं लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और देश का 48वें सबसे अमीर आदमी का दोस्त, बड़ा भाई और गुरु, जो इतने बड़े साम्राज्य का संरक्षक होने के बावजूद जमीन पर सोता है, उसके कमरे में कोई एसी नहीं है, गाड़ी के नाम पर स्कॉर्पियो से चलता है, फोन के नाम पर एक छोटा सा फोन इस्तेमाल करता है। दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं हिस्ट्री मिस्ट्री हिंदी फैक्ट्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे रामनिवास यादव का बेटा घर से भागकर हरिद्वार पहुंच गया और अपने ही गुरु को धोखा देकर बन गया बाबा रामदेव। दोस्तों, आज की कहानी बाबा रामदेव से लाला रामदेव बनने की कहानी है। आज की कहानी दिखाएगी कि कैसे एक बाबा, अपने को संत कहने वाला एक बाबा, राजनीति के चक्कर में ऐसे पड़ा और राजनीतिक घालमेल से उसने 10,000 करोड़ की कंपनी कैसे खड़ी कर दी। कहते हैं ना, असली माया तो माया और राजनीति में है, वरना ऐसे ही इतने सारे बाबा राजनीति की दुकान थोड़े ही खोले बैठे होते हैं। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वामी रामदेव ने टीवी चैनल एनडीटीवी के युवा कॉन्क्लेव कार्यक्रम में साफ साफ कहा कि वे सर्वदलीय और निर्दलीय हैं। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या वे 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भला क्यों करेंगे, नहीं करूंगा। हालांकि इसी कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था में परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर उनका मोदी जी पर भरोसा था। ये भरोसा अभी भी है या नहीं, पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर उन्होंने फिलहाल मौन रखा है। ये बाबा रामदेव का नया अंदाज है और राजनीतिक तौर पर नई पोजीशनिंग है। 2019 के आम चुनाव के नजदीक आने से पहले वे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से एक तरह से दूरी बरत रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि वे इससे पहले मोदी सरकार से दूरी बरतने का संकेत स्वामी रामदेव ने नहीं दिया था। दिसंबर 2016 में द क्विड से बातचीत में उन्होंने एनडीए सरकार के राजगुरु कहे जाने पर उससे अतीत की बात बताया था। लेकिन बाबा रामदेव कथित तौर पर इतने पॉलिटिकल हैं कि उनके किसी भी राजनीतिक फैसले का अंदाजा एक दो बयानों से नहीं लगाया जा सकता। आखिर 4 जून 2018 को वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह से संपर्क फॉर समर्थन अभियान में मिले थे। इस मुलाकात के बाद अमित शाह ने मीडिया में बयान दिया था कि बाबा रामदेव से मुलाकात का मतलब हम लाखों लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने अगले चुनाव के दौरान पूरा समर्थन देने का वादा किया है। बाबा रामदेव का ये बयान क्या किसी बदली हुई राजनीतिक तस्वीर का संकेत था या फिर रामदेव दबाव बनाने की भूमिका बना रहे थे? इस बात को आंकने से पहले मोदी के 2014 के चुनावी अभियान की कामयाबी में स्वामी रामदेव की भूमिका को देखना होगा। 2014 के चुनावी समर से ठीक पहले देश भर में रामदेव नरेंद्र मोदी के समर्थन में कसीदे पढ़ते हुए यूपीए सरकार की आलोचना करते हुए नजर आ रहे थे। 4 जून 2013 को समाचार चैनल एबीपी के सवालों का जवाब देते हुए बाबा रामदेव ने कहा था कि नरेंद्र मोदी में 3 ऐसी बातें हैं जिनके चलते मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। मोदी देश में स्थायी और मजबूत सरकार दे सकते हैं। वे एक ऐसे शख्स हैं जो काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर सहमत हैं। इसके अलावा जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें वे सबसे आगे चल रहे हैं। मैंने लाखों किलोमीटर की यात्रा की है, लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है। यहाँ से ये बात ध्यान रखने की है कि 4 जून 2013 को रामदेव तब नरेंद्र मोदी को देश का अगला प्रधानमंत्री बता रहे थे जब मोदी को उनकी पार्टी ने चुनावी समिति का चेयरमैन भी नहीं बनाया था। नरेंद्र मोदी को चुनाव समिति की चेयरमैन की जिम्मेदारी 9 जून 2013 को मिली थी। यहाँ से शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री बनने तक स्वामी रामदेव हर मंच से मोदी को ईमानदार, राष्ट्रवादी और काले धन के खिलाफ स्टैंड लेने वाला नेता बताते रहे। इसी सिलसिले में 29 दिसंबर 2013 को बेंगलोर प्रेस क्लब में स्वामी रामदेव ने घोषणा की थी
कि वे वोट फॉर मोदी नाम से डोर टू डोर कैंपेन चलाने जा रहे हैं। लेकिन यह कोई अचानक से नरेंद्र मोदी और स्वामी रामदेव के बीच उपजा प्रेम नहीं था। दरअसल 2011 के अप्रैल जून में अन्ना हजारे के आंदोलन में जिस तरह से रामदेव बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उससे यह जाहिर हो रहा था कि वे अपने लिए किसी बड़ी राजनीतिक भूमिका को तलाश रहे हैं। हालांकि 4 जून 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान से स्वामी रामदेव को जिस तरह महिलाओं के कपड़ों में भागना पड़ा, उसका मीडिया में खूब मजाक बना। लेकिन रामदेव जल्दी उससे उबर गए। हालांकि इससे भी पहले 2010 में स्वामी रामदेव भारत स्वाभिमान के नाम से एक राजनीतिक पार्टी बना चुके थे। इसके गठन की घोषणा करते वक्त उन्होंने अगले आम चुनाव में प्रत्येक सीट से अपना उम्मीदवार उतारने की बात कही थी। लेकिन 1 साल के अंदर ही उन्होंने अपना इरादा बदलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का मन बना लिया। बाबा का ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए फायदेमंद साबित हुआ। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक कथित तौर पर सवर्ण मतदाता ही है। गुजरात दंगों में मोदी की विवादास्पद भूमिका के चलते मुसलमानों का इस पार्टी को लेकर बड़ा संदेह और पुख्ता हो चुका था। ऐसे में यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजनीतिक तौर पर देश के पिछड़ों और दलितों का भरोसा जीतना जरूरी था। रामदेव ने उस भरोसे को बनाने में एक तरह से पुलियागी भूमिका निभाई, क्योंकि ये वो दौर था जब योग के रास्ते बाबा सेलिब्रिटी हो चुका था। मध्य वर्ग उसके योग शिविर में हजारों की संख्या में जुट रहा था और टीवी पर आने वाले उनके योग कार्यक्रम की पहुंच करोड़ों लोगों तक थी। आध्यात्म और राष्ट्रवाद के नाम पर बाबा रामदेव एक तरह से हिंदुत्व का चेहरा बन चुके थे। काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूपीए सरकार के खिलाफ जो आवाज बन रही थी, उसे बाबा रामदेव एक दिशा देने का काम करने लगे थे। उनकी ये भूमिका कुछ ऐसी थी जिससे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की चुनावी मुश्किल बेहद आसान होने जा रही थी। 2014 के चुनाव से ठीक 2 सप्ताह पहले नई दिल्ली में आयोजित मेगा योग कैंप में उन्होंने नरेंद्र मोदी को स्टेज पर आमंत्रित किया और हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग न केवल वोट डालने जाएंगे बल्कि दूसरे लोगों को भी समझाएंगे। रामलीला मैदान में हुए इस आयोजन में नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा था कि उनका और बाबा रामदेव का लक्ष्य कॉमन है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि 2019 में बाबा रामदेव को नरेंद्र मोदी से दूरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों महसूस हुई। हालांकि ये भी सच है कि एनडीटीवी के कार्यक्रम में वे नरेंद्र मोदी को किसी आलोचना से बचते नजर आए। उनके मुताबिक दूसरे लोगों को मौलिक अधिकार है कि वे मोदी की आलोचना कर सकते हैं। हालांकि रामदेव ये समझाते रहे कि रामदेव ने जो कहा था कि पेट्रोल 35 रुपए हो जाएगा, डॉलर के मुकाबले रुपया भी 40 रुपए हो जाएगा, सारा काला धन वापस आ जाएगा, मगर बाबा की बातें सिर्फ हवा में ही रह गईं और 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो लोग बाबा से सवाल करने लगे, जिस पर बाबा मुकर ही गया और कहने लगा कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। इसी वजह से थोड़े समय के लिए बाबा ने मोदी से दूरी बना ली और मोदी सरकार से कौड़ियों के भाव में मिली हुई कई 100 एकड़ करीब 2000 एकड़ जमीन को साधने पर लग गया। क्योंकि उसका हजारों करोड़ों का कारोबार दांव पे था, इसलिए बाबा रामदेव अगर अपना स्टैंड बदल रहा था तो इसे व्यवहारिकता के आईने से अगर देखें तो बाबा रामदेव का पतंजलि आयुर्वेद का कारोबार हजारों करोड़ तक पहुंच गया। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स के द बिलियनियर योगी बिहाइंड द मोदी द राइज नाम से विस्तृत रिपोर्ट छपी थी। इसमें बाबा रामदेव कहते हैं कि 2025 तक उनका लक्ष्य अपनी कंपनीज के प्रोडक्ट की बिक्री को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का है, जो 2023 के वित्तीय साल में 31,000 करोड़ रुपए तक था। मोदी की सरकार में बाबा रामदेव का कारोबारी साम्राज्य कितना बढ़ गया है, इसकी झलक रॉयटर्स की एक खोजी रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें यह दावा किया गया है कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद पतंजलि समूह ने देश भर में 2000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है और कई मामलों में ये अधिग्रहण बेहद सस्ती दरों पर किया गया है। इसमें असम से लेकर महाराष्ट्र तक में बीजेपी शासित राज्यों की जमीनें शामिल है। कुछ साल पहले जब हरिद्वार में बाबा रामदेव ने अपने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया तो ये काम उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से ही करवाया था। इसके अलावा जिस तरह से मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा दिया है, उसका अप्रत्यक्ष रूप से फायदा बाबा रामदेव के कारोबार को भी मिला है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि हजारों करोड़ रुपए का कारोबारी समूह चलाने वाले शख्स के लिए अब मोदी की तरफदारी करना उस तरह से संभव नहीं रह गया है।
और जैसी स्थिति 2000 पहले से थी, क्योंकि किसी एक राजनीतिक समूह से नजदीकी भविष्य में उनके लिए मुसीबतों का जंजाल साबित हो सकती है। इन सब के बीच हकीकत ये भी है कि बाबा रामदेव भारतीय राजनीतिक नस नस से वाकिफ है और समय समय पर क्षेत्रीय दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव रहे हो या फिर अतीत में बिहार के लालू प्रसाद यादव रहे हो, इन सब से भी उन्होंने गलबैया करते हुए कई बार वो नजर आए। क्या पता उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नया मोड़ ले रही हूँ। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बाबा रामदेव भारत के अगले डोनाल्ड ट्रंप बनने की कोशिश कर सकते हैं, यानी खुद को सत्ता के शिखर पर देखने की उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है। हालांकि ऐसा उन्होंने खुले में कभी जाहिर नहीं किया है। बाबा रामदेव एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश की नहीं है, अभी उनकी जिंदगी बीती नहीं है, वे अगले 50 साल तक देश के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक तौर पर सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे। ये भूमिका किस रूप में सामने आएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी इसके बारे में अंदाजा लगाना शायद ठीक नहीं रहेगा। ये तो समय ही बताएगा कि बाबा का ऊंट किस करवट बैठेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बाबा रामदेव से लाला रामदेव बनने की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ, एक नई वीडियो में। अगर आप भी ऐसे किस्से कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।